अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 303 का लेसन नंबर 2 कर रहे हैं। लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। लेसन नंबर 2 है जी आपका इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। उसी को हम फर्दर मूव करें, लेसन 1 को लेसन 2 में लेके आए हैं। अब इसमें हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं। सबसे पहले आपके पास आता है जीन्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये आपका लेसन नंबर 2 है, ये MCQs वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग जब दोगे ना क्विज तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट आ रही हैं। याद रखिएगा, ह्यूमन सेल्स जो होते हैं वो 46 क्रोमोसोम से मिलके बनते हैं। अब 46 क्रोमोसोम्स के अंदर 23 के हिसाब से पेयर बने होते हैं और ये जो पेयर्स होते हैं ये ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA मॉलिक्यूल्स को मिलके बनाते हैं। DNA आपका एक होता है, DNA आपका स्ट्रैंड होता है। ये तो गलत स्ट्रैंड बन गया, अदरवाइज आप लोग का एक DNA होता है ना ऐसे करके, जो कि आपकी बॉडी ग्रोथ को लेके चलता है। हाँ, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही हसीन है बट चलो आपको समझाने के लिए था। ये DNA बेसिकली स्ट्रैंड ऐसे ही होता है। अब इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 इसके एक साइड पे होते हैं और 23 उसके दूसरी साइड पर होते हैं। याद रखिएगा 46 क्रोमोसोम्स से जिसमें 23 का पेयर बना होता है और ये जो टोटल है ये सारी चीज़ें मिला के इसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपको याद होना चाहिए, DNA की एब्रीवेशन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब DNA जो है उसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ये देखें कि दो स्ट्रैंड इसके बने होते हैं। एक को हम शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल अब ये जो स्ट्रैंड्स हमने बनाए ना, ये जो स्ट्रैंड्स थे ये शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से लेके बने थे, स्टेयर केस की तरह जैसे मैंने बनाए हैं आपको। ये देखें स्टेयर केस की तरह बनते हैं ना, दोनों जुड़े होते हैं तो वो इस शेप का आपके पास आ जाता है। अब मेरा थोड़ा स्टेयर केस ऐसा आपके पास एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये जो स्टेयर केस होते हैं ना, इन्हें हम न्यूक्लियोटाइड बेस कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस। याद रखिएगा इन स्टेयर्स को हम न्यूक्लियोटाइड बेस कहते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, इसमें एक साइड के पास आपके पास पेयर होता है एडेनाइन का, एडेनाइन आपके पास एक मॉलिक्यूल होता है। सेकेंड आपके पास थायमीन होता है और थर्ड वन होता है साइटोसिन, फोर्थ वन होता है गोनिन। यानी कि ये जो स्ट्रैंड है इसकी अगर हम डिटेल्स देखें तो हमें पता ये चलेगा कि ये कुछ इस तरह बने होते हैं कि इसमें एक साइड पे आपके पास एडिसाइन पेयर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकंड पे आपके पास थायमीन्स होते हैं, फिर साइटोसिन्स होते हैं, फिर गोनिन होते हैं, ATCG। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ये अल्फ़ाबेट्स और बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे जेनेटिक कोड के। याद रखें, अब ये जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना, ये क्या हैं, ये आपके जेनेटिक कोड के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो अभी तक हमने बात की 46 क्रोमोसोम्स की। हमने कहा कि ह्यूमन जो सेल है वो कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम्स। अब 46 क्रोमोसोम्स के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के और ये सारे मिलके हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA मॉलिक्यूल। अब ये जो DNA होता है इसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं और वो स्ट्रैंड्स बनते हैं शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से और वो स्टेयर केस उनके स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे जो हर स्टेयर है ना वो न्यूक्लियोटाइड बेस रखता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे पास 4 किस्म के एंजाइम्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स चलते हैं। फर्स्ट है एडेनिन, सेकंड है थायमीन, थर्ड वन है साइटोसिन एंड फोर्थ वन है गोनिन। अब थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब बेस आपकी बन रही है, अगर ये बेहतरीन बनती है तो आप आसानी से ये सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये हमारे जेनेटिक कोड का बिल्डिंग ब्लॉक है। जब हम जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में जीन आता है। अब जीन क्या है, जीन जी सेगमेंट है DNA का यानी इसके बेस पेयर का, जो कि हमें प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन। हमें
डीएनए को वो प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन फॉर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, फंक्शन और ट्रेट। अगर आँखों के कलर की हम बात करते हैं ना, या हम सेल वॉल की मेम्ब्रेन की बात करते हैं, या हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं जिससे हम मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है, मतलब मूविंग केमिकल क्या कर दें तो इसे न्यूरोट्रांसमीटर लाइक ना। तो ये सारा सारा ये इन्हीं जीन्स की वजह से मुमकिन होता है। तो ये क्या करता है, ये उस सारी इंफॉर्मेशन को न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से न्यूरॉन तक लाता है, फिर न्यूरॉन जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी सेल के तरफ भेज देता है। रफली अगर हम बात करते हैं तो बंदे या किसी भी इंसान के अंदर 20 से 25,000 जीन्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा, 20 से 25,000 जीन्स पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, और हमने अभी तक सिंगल जीन ही को डिस्कस किया कि उसके अंदर इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। एक प्रोजेक्ट आपके पास आया जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट, HGP। HGP क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एब्रीवेशंस याद रखिएगा। मैं आपको एक एडवाइस करूंगी कि आप लोग के पेपर पेन से अपने पास रखें। जिधर मैं आपको एब्रीवेशन बताती हूँ आप सेपरेट लिख लिया करें ताकि आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकें, और आपका पेपर में 10% आपकी एब्रीवेशन लाजमी आती हैं। सो ह्यूमन जीनोम पीरियड जी हमारे पास HGP होता है। ये कंप्लीट हुआ 2003 के अंदर, जिसे अपडेट किया गया था 2006 के अंदर। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें बताता है कि 3 बिलियन बेस पेयर ह्यूमन क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें पता चला कि जेनेटिक मार्कर ऑफ डिजीज कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपनी हेल्थ को, हम अपनी लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जीन थेरेपी जो थी ना, हमें इसी प्रोजेक्ट के थ्रू पता चला कि हम मुख्तलिफ डिजीज को क्योर कर सकते हैं थ्रू जीन थेरेपी। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन। देखें, जब हम नेचर ऑफ जीन्स को देखते हैं ना, अगर हम नेचर ऑफ जीन्स को समझना चाहते हैं या उसके इफेक्ट्स को लिविंग इंडिविजुअल पर समझना चाहते हैं, तो हमें समझना होगा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे होता है। एक आपका ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके लिए समझना ज़रूरी होता है, तभी जाके आप जीन्स की फॉर्मेशन देख सकते हो या समझ सकते हो। ह्यूमन या दूसरी जिंदा चीज़ें, ये सारा प्रोसेस या बनते जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से हैं। ह्यूमन्स एंड अदर लाइफ फॉर्म बिगिन विद द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? इसमें हम यूनियन करते हैं फादर स्पर्म सेल्स की विद मदर्स एग। अब जो फ्यूज सेल होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं, और ये जो जाइगोट होता है ये बाल लाइक स्ट्रक्चर यानी ब्लास्टोसाइट्स के अंदर जाके ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। जब स्पर्म्स और एग यानी गमीट्स या यूँ कह लें जब स्पर्म्स और एग एक दूसरे साथ यूनियन करते हैं तो इन द रिजल्ट जो हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे हम मियोसिस कहते हैं। अब लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब मैट्रिक में पढ़ा होगा मियोसिस और माइटोसिस के बारे में। अब जो मियोसिस होता है, देखिए इसके अंदर हमने देखा था ना कि ये डिफरेंट होता है माइटोसिस से। जब जाइगोट बन जाता है तो डिवाइड स्टार्ट हो जाती है, यानी ग्रो स्टार्ट हो जाता है, ग्रो का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन जो है वो लार्जली माइटोसिस के थ्रू हो रहा होता है। शुरू में हमने बात की कि जब यूनियन हुआ दो सेल्स का तो वो हमारे पास गमीट्स बने और उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया जिसे हमने मियोसिस का। हमने कहा कि जी मियोसिस जो है वो माइटोसिस से डिफरेंट है, इसके अंदर हम कॉपी डिवीजन करते हैं। जब जाइगोट बन जाता है तो वो डिवाइड स्टार्ट कर देता है, डिवाइड टू ग्रो। अब जब प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन जो होता है वो लार्जली हमें पता ये था कि वो माइटोसिस से हो रहा होता है, लेकिन जब हम डिवाइडिंग सेल्स को देखते हैं ना तो वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर एम्ब्रियो के अंदर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और ये हमारा जो होता है ना मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स वो बन रहे होते हैं ना उसे लेटर ऑन हम कहते हैं कि ये बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है।
अब वो पूरा आपके पास एक प्रोसेस था कि अगर जाइगोट डिवाइड करता है दो सेल्स के अंदर और फिर वो दो इंडिपेंडेंट जाइगोट के अंदर डिवाइड हो जाता है, यानी उसने ब्रेक डाउन कर दिया और दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट जाइगोट बना दिए, जिसे हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक यानी आइडेंटिकल ट्विंस। अगर वो एक ही को सेल को डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब हुआ कि उसने एक ही जाइगोट को बनाया। इसके बाद ही हम देखते हैं ट्रेट और जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ की। अब जब जाइगोट बन रहा है, स्पर्म मूव कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ उसमें वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें यहाँ पे आके पता चलता है कि डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपने अपनी पावर्स को, यानी वो थ्रू रिसेसिव और डोमिनेंट जीन्स यानी अलील के थ्रू काम कर रहे होते हैं। यानी कि आपके फादर से जो आपके जीन्स आया ना, अगर वो डोमिनेंट है तो जो नया बनने वाला डेवलपमेंट जिसमें नई ग्रोथ हो रही है उसमें वो जीन डोमिनेट हमें नजर आएगा, यानी वो एक फंक्शन उसके पास होगा, वो एक क्वालिटी उसके पास होगी। अब ये जो डोमिनेट और रिसेसिव जीन्स होते हैं इसमें डिजीजेस भी हो जाती हैं। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि आपके पास ख़ानदानी बीमारी जो चल रही होती है, अब उससे एक प्रॉपर एक उसकी वर्डिंग होती है, लाइक कौन सी बीमारी होती है, मतलब आपके नस्ल दर नस्ल आपके पास आ रही होती है, वो बिकॉज ऑफ दैट डोमिनेंट जीन। अब डोमिनेंट और रिसेसिव की मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ ना, अगर आप एग्जांपल लो कि फादर की आइज़ ब्लू हैं, मदर की आइज़ ब्राउन है, तो जब फादर का अगर डोमिनेंट है तो बच्चा जो है वो ब्लू आइज़ का होगा। अगर मदर का डोमिनेंट है और फादर का रिसेसिव है तो बच्चे की आंखें ब्राउन आपके सामने आएंगी। तो इसी तरह डिजीजेस भी चल रही होती हैं डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की वजह से। अब डोमिनेंट जीन डिजीज क्या है, याद रखिएगा, डोमिनेंट की डिजीज है वो हंटिंगटन डिजीज है, और रिसेसिव जीन्स डिजीज जो है वो साइस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल डिजीज है और टे सेक डिजीज है। अब हम देखते हैं वन बाय वन इन डिजीजेस को। हंटिंगटन डिजीज क्या है? हंटिंगटन डिजीज जो है वो नर्वस सिस्टम डिजीज है, जिसके अंदर जो दिमाग का कुछ हिस्सा होता है ना, वो आपका पूरा प्रॉपर ग्रो नहीं किया होता। पेशेंट जो होता है वो उसके बिहेवियर डिस्टर्बेंस हो रही होती है, उसे हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं, इरिटेबिलिटी हो रही होती है, उसके मूडनेस चल रहे होते हैं, यानी कि आप समझ लो एक चिड़चिड़ापन बच्चे के अंदर पाया जाता है, या उसके दिमाग की ग्रोथ ना होने की वजह से थोड़ी सी एबनॉर्मलिटीज़ रह जाती हैं, तो ये जीन के ज़्यादा डोमिनेंट होने की वजह से रह जाती हैं। आप कह सकते हो कि मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ कि एक नीम पागल बच्चा, वो सारा कुछ इसमें आ रहा होता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि उससे अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता। अब कुछ बच्चे होते हैं ना जिनके बॉडी पार्ट्स मूव नहीं कर रहे होते, वो उन्हें कंट्रोल नहीं होता, वो बैठ नहीं सकते, तो ऐसे चीज़ों को हम हंटिंगटन्स डिजीज़ कहते हैं। इन एडिशन हमारे पास आता है डिमेंशिया, डिसओरिएंटेशन, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ जजमेंट, लॉस ऑफ मेमोरी। यानी कि ऐसे बच्चे कभी कभी ऐसे भी होता है कि उनके पास ना उन्हें याद नहीं रहता, वो किसी को जज नहीं कर सकते, उन्हें समझ नहीं आता कि आपके उसके सामने चीज़ क्या पड़ी है। अब ये होता क्यों है? देखिए, डोमिनेंट डिजीज कभी कभी ऐसा होता है जब रिप्रोडक्शन हो रही होती है ना, यूनियन सेल्स का हो रहा होता है ना, तो क्रोमोसोम अपने 4 के 4 अलील दे देता है। अब वो 4 अलील जब उसने दे दिए वो डोमिनेंट अलील बन गए। अब डीएनए को नहीं चाहिए थे वो 4 अलील, यानी कि उसे सीएजी नहीं चाहिए थे, लेकिन उसके पास आ गए, तो वो उसके वजह से उसने एक एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट कर दी। कभी कभी होता है ना कि उनके दिमाग का कुछ ऐसा नहीं चल रहा होता, या कुछ ज़्यादा वो जिन्हें झटके लगना शुरू हो जाते हैं, वो सारा इसी वजह से हो रहा होता है। सेकेंड डिजीज आपके पास रिसेसिव डिजीज है, साइस्टिक फाइब्रोसिस। अब साइस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो लंग डिजीज होती है। इसमें आपके थिक स्टिकी मसल्स म्यूकस बिल्ड होते हैं लंग के ऊपर, डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर, या आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर। अब ये जो जेनेटिक डिसीज़ है ना, ये रिसेसिव जीन डिजीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये जो स्टिकी मक्कस होते हैं ना,
ये लंग्स पर होते हैं तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ऐसे बच्चे ज़रा कम ही ज़िंदा रह सकते हैं क्योंकि वो उनके अफेक्ट कर होता है ना डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्शन सिस्टम को। अब ये जो बीमारी है ना, ये रिसेसिव एलील ऑन क्रोमोसोम 7 पर पाई जाती है। इसमें हम मदर और फादर दोनों की जीन्स ले लेते हैं तो उनकी वजह से ये हो जाता है। सेक्स लिंक डिजीज़ आपके पास आ जाती है। अब एक्स लिंक को हम सेक्स लिंक ट्रेट कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें नंबर ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स जो होते हैं वो लिंक किए जाते हैं अलील ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। आप लोगों को बहुत क्लियर होगा कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्स मदर का होता है, वाई फादर का होता है। अब सेक्स लिंक डिजीज जो होता है वो यूजली पाया जाता है मेल्स के अंदर। इसमें उनके पास हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है, कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। अब कलर ब्लाइंड लाइक वो रेड कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जो कलर ब्लाइंड बच्चे होते हैं उन्हें रेड नहीं नज़र आता। अब जो मर्जी कलर उन्हें रेड नहीं आएगा, उन्हें वो ब्लैक ब्लैक दिखेगा ना, तो वो कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। उनके पास ब्लाइंडनेस, मेजर फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस आ जाती है। हीमोफीलिया, अब मैंने बात की ना हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया क्या है? देखिए जी, जब क्लॉटिंग होना ब्लड के बाद रुक जाए उसे हम कहते हैं ये हीमोफीलिया पेशेंट है। यानी कि वो नहीं क्लॉट कर सकता, उसके पास क्लॉटिंग एजेंट ही नहीं है अपने खून के अंदर। तो उसके मेन सिम्टम्स जो होते हैं ना, उसके मेन सिम्टम्स ये होते हैं कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और ये सर्जरी के बाद और ट्रॉमा के सर्जरी में होगी है तो वो एक ट्रॉमा की तरफ आपको ले जाएगी। सीरियस ब्लीडिंग जो है वो आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, जॉइंट्स की हो गई, ऑर्गन्स की हो गई, वो आपको डेथ तक ले जाती है। अब जो मेल होते हैं ना, ये इसमें ज़्यादातर मेल्स ही होते हैं, फीमेल बहुत माइनर होती हैं। जो मेल्स होते हैं वो इनहेरिट करते हैं रिसेसिव हीमोफीलिया एलील ऑन एक्स क्रोमोसोम, यानी कि उनके पास रिसेसिव फॉर्म में हीमोफीलिया अलील पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पर, जो कि डोमिनेंट अलील वाई क्रोमोसोम उसे क्योर नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ ना हीमोफीलिया की, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के प्रोडक्शन पर जो जीन बना या जो इंसान बना, उसके अंदर ना अगर उसकी मदर है उससे सांस का मसला है, मतलब बहुत कॉमन एग्जांपल हो गई, सांस का मसला है, फादर को नहीं है, लेकिन रिसेसिव जो उसके पास वो जीन था वो ट्रांसफ़र हुआ एक्स क्रोमोसोम पे, वो बीमारी मौजूद थी और वो मूव हुई। अब वो मूव हुई, वाई क्रोमोसोम ने उसे डोमिनेट तो किया, लेकिन जैसे ही उसे उस रिसेसिव वो उसके अंदर दब गई, लेकिन वो ख़त्म नहीं थी, वो थी। जैसे ही वाई क्रोमोसोम डोमिनेंसी उसने छोड़ी, एक्स क्रोमोसोम ने फौरन से अपीयर होना शुरू कर दिया, यानी कि वो बीमारी आपके पास आ गई। तो ऐसी चीज़ होती हैं जी। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारे पास आ जाते हैं। इसमें हमारे पास जेनेटिक डिजीज़ होती है, यानी एनॉमलीज इन क्रोमोसोम की वजह से हो रही होती है जेनेटिक डिजीज़। इसमें आप या तो आपके पास मिसिंग क्रोमोसोम्स हैं या ज़्यादा क्रोमोसोम्स हैं, लाइक टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, इसमें क्रोमोसोम मिस होते हैं और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कभी कभी पाए जाते हैं डाउन और क्लेनेफ्टर सिंड्रोम्स के अंदर। ये वो डिजीज़ हैं जो कि आपको मेजॉरिटी ऑफ मिस कैरेज इन वोमेन पाई जाती है, यानी औरत का एक मिस कैरेज हो गया तो ये ऐसी डिजीज़ आने वाले बच्चे में पाई जाती हैं। वीडिंग ऑफ सीरियस डिफीट्स, हमारे पास डिफेक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम है क्या? अभी हमने बात की ना कि डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, जो बेबी होता है उसके अंदर रिटार्डेशन हो रही होती है। अब ये जो सिंड्रोम होता है, इसके बच्चे के दिमाग बड़ा होता है जिस्म की निस्बत, सर फेशियल डिफेक्ट्स उसके पास होते हैं, उसका लो आईक्यू लेवल होता है, उसका हार्ट प्रॉब्लम का होता है, और ऐसे बच्चों की ज़िंदगी बहुत कम होती है। आप लोग देखते हो ना कि कभी कभी बच्चा एक ऐसा पैदा हो गया जिसका सर काफ़ी बड़ा है उसके जिस्म से, तो वो हार्डली 2 to 3 डेज तक ही ज़िंदा रहता है, बहुत कम होगा कि वो सर्वाइव कर जाए, अदरवाइज नहीं करता। अब ये क्रोमोसोम 21 पर जी ये एक्स्ट्रा क्रोम आ जाता है ना, क्रोमोसोम आ जाता है ना, तो इस वजह से ये बीमारी आ जाती है, यानी जीन आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर पास टॉपिक आता है पेरेंटल स्क्रीनिंग एंड जेनेटिक टेस्टिंग। अब इन सारी बीमारियों से बचने का एक तरीका आपको बताया गया, अल्ट्रासोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड।
जब ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है तो अल्ट्रासाउंड करा लें। इससे होगा क्या, उन्हें पता चलेगा कि एक वेव्स जाती हैं, साउंड वेव्स यूज़ की जाती हैं इसमें। ये पता चलता है कि बच्चा जो है उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो रही है या नहीं। वो एक तस्वीर बना के आपके सामने लाएगा और वो आपको पता चल जाता है। अम्नियोसेंटेसिस आपके पास होता है, इसमें एक नीडल इंसर्ट की जाती है मदर एब्डोमेन के अंदर और कुछ सेल्स को निकाला जाता है अमोनिक फ्लूइड के थ्रू। अब ये जो प्रोसीजर है इसे यूज़ किया जाता है कि क्रोमोसोमल और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज फेटस के अंदर पाई तो नहीं जा रही। फिर जी आपके पास आता है क्रॉनिक वायरलेस सैम्पलिंग, CVS। अब CVS जो है इसमें क्या होता है कि इसमें कैथेटर के अंदर इंसर्ट किया जाता है, मतलब एक कैथेटर जो होता है वो इंसर्ट किया जाता है यूट्रस के अंदर और सेल्स को लिया जाता है फेटस की हेल्थ को देखने के लिए। जीन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्ट। अब जितने भी आपके पास ट्रेट आए जाते हैं ना, उन सारे ट्रेट्स जो होते हैं वो सारे बेस करते हैं जीन्स पर और उनकी जीनोटाइप्स पर। लाइक बोन डेंसिटी इन एन इंडिविजुअल कितनी है, उसके जेनेटिक ट्रेट बताएंगे, फिनोटाइप ट्रेट बताएंगे कि बच्चे का कलर स्किन का क्या है। रेंज ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास आ जाता है जिसमें रेंज ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप दैट एग्जिस्ट द पर्टिकुलर जीनोटाइप। मुख्तलिफ इसमें आपके पास फिनोटाइप, जितने भी आपके पास फिनोटाइप होंगे उतने ही आपके पास जीनोटाइप्स भी होंगे। सिंपल। कैनलाइजेशन के अंदर आप देख लो कि जेनेटिक लिमिट्स होते हैं। आपका लेंथ हो गया काफ़ी, हो थैंक गॉड थोड़ा सा रह गया। कैनलाइजेशन के अंदर जेनेटिक लिमिट्स होते हैं जी जो कि अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। इसमें एक्सपीरियंस करते हैं बच्चे या एक्सपेरिमेंटल कैनलाइजेशन हो रही होती है जो कि कॉन्ट्रास्ट में चलती है एनवायरनमेंट के, जो कि आपके जीन को लिमिट में ले आती है, जीन के एक्सप्रेशन को रोक लेती है। नीची पिकिंग आपके पास आ गया। ये टेंडेंसी है जी आप पिक करते हो एक्टिविटीज़ को। अब ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं आप इन्वायरमेंट से लेते हो और ये आपके जीन आपकी मदद कर रहा होता है प्री डिस्पोजिशन के थ्रू, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन के थ्रू। प्रोबेबिलिस्टिक एपिजेनेसिस आपके पास आ जाता है। अगर आप लाइवलीहुड की बात करते हो ना तो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट कंडीशंस होती हैं जो कि आपके स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट कर देती हैं एट द फॉर गेटिंग स्पेसिफिक आउटकम्स। आगे बढ़ने से पहले कहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ और आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हो। सो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। शेयर्ड एंड नॉन शेयर्ड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन आता है कि बताएं जी सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंस क्या हैं बिहेवियर जेनेटिक को लेकर, उसमें शेयर्ड और नॉन शेयर्ड एनवायरनमेंट कितना रोल प्ले करती है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास सिंपल एक ही होता है कि जो इंडिविजुअल होता है ना जिसके पास सेम जेनेटिक मेक होता है, लाइक आइडेंटिकल ट्विंस हो गए, उनकी जो हेरिडिटी होती है ना उससे हम एस्टिमेट करते हैं कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर कितना है, डिग्री ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंस फॉर गिवन ट्रेट और बिहेवियर। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं अगर वो शेयर कर रहे हैं सेम इन्वायरमेंट तो वो ये उन्हें लीड करेगा मुख्तलिफ एक्सपीरियंस की तरफ। अब वो एक्सपीरियंस जो होंगे वो कॉमन होंगे, यानी कि वो जो दो बच्चे एक साथ रह रहे हैं ना वो जो जो एक्सपीरियंस हासिल करेंगे उनका इफेक्ट्स उन पर कॉमन ही आएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन शेयर्ड एक्सपीरियंस की बात करते हैं या एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इंसान जब कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो उनके रिजल्ट जो होते हैं उन पर मुख्तलिफ आते हैं। बहुत अगर मैं इसे सिंपल कर दूँ ना, शेयर्ड इन्वायरमेंट के अंदर आप आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में लिखोगे कि दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, वो एक साथ रह रहे हैं, वो एक जैसी एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक जैसी इन्वायरमेंट को, वो मतलब उनको जो जो चीज़ें सिचुएशंस दी रही हैं दिए जा रहे हैं उनको वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो रिज़ल्ट आएगा जो आउटकम आएगा वो सेम होगा। नॉन शेयर्ड में अकेला बंदा होता है, यानी कि वो जो जो करेगा उसे खुद उसे फेस करना होगा, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। अभी हमने बात की हेरिडिटी की, तो इसे हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं।
वही बात दो तरीक़ों से होता है जी। फर्स्ट वन है ट्विन स्टडीज़। हम इंसान के अंदर दो तरीके से एबिलिटी को करते हैं। एडॉप्शन स्टडीज़। ट्विन स्टडीज़ में क्या होता है, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिकल एंड fraternal twins and used to estimate the genetic contributions to trait and characteristics। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं ट्विंस को कि उनकी क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक, क्या क्या ट्रेट अपने जीन्स लिए। एडॉप्शन स्टडीज़ में होता है, इसमें हम कंपेयर करते हैं दो बच्चों को लेकर उनके एडॉप्शंस को, उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को देखते हुए कि उनके बनने में जेनेटिक कंट्रीब्यूशन कितनी है, या उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स लिए हैं। हेरिडिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स करेक्टरिस्टिक्स, इसमें हम कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में बात करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर बिहेवियर ट्रेट कितना ज़्यादा मूव हुआ या कितनी उसके अंदर इंटेलिजेंस आई, IQ लेवल उसका कितना है। हेरिडिटी ऑफ अ पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट देखें तो हमारे पास आता है कि जेनेटिक जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस करता है पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट्स पर, यानी जीन काफ़ी इम्पोर्टेंट करते हैं इस पर असर। तो ये था जी लेसन नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।